हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका GDT एजुकेशन में। आज के इस क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं गद्य खंड चैप्टर 9, जिसका शीर्षक है प्रगीत और समाज, और जिसके लेखक यानी रचनाकार हैं नामवर सिंह। तो आइए, परिचय आपने पिछले क्लास में जाना था, पिछले वीडियो में जो है आपने परिचय पढ़ा था। आइए आज के इस क्लास में आप पढ़ेंगे उनके द्वारा रचित जो निबंध है वो आप लोग पढ़ेंगे। चलिए, नामवर सिंह बहुत ही प्रसिद्ध निबंधकार आलोचक थे और बहुत ही अंतर्मुखी स्वभाव के थे। तो चलिए आज जानेंगे कि प्रगीत और समाज के माध्यम से जो है वो कहना क्या चाहते हैं। क्या है आपका शीर्षक? प्रगीत और समाज। ये हो गया आपको चैप्टर 9 है ना? चैप्टर 9, ठीक है। ये 9वां अध्याय है और इसके लेखक कौन है बताइए फटाफट। नामवर सिंह। कहता है कविता पर समाज का दबाव तीव्रता से महसूस किया जा रहा है, यानी कविता पर समाज का दबाव तीव्रता से महसूस किया जा रहा है। कहता है कि इधर आलोचना भी ज्यादातर कविताओं की सामाजिक सार्थकता, यानी इधर आलोचना का मतलब हम बताए थे पीछे, क्या होता है आलोचना का मतलब? गुण और दोष का वर्णन करना। बट इसमें उन्होंने गुण और दोष से ऊपर उठ के भी कुछ समझाया है, ठीक है। तो कहता है आलोचना भी ज्यादातर कविताओं की सामाजिक सार्थकता ढूंढने में व्यस्त है। ऐसे वातावरण में गलत समझे जाने का खतरा उठाकर भी विशेष रूप से उन कविताओं की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। यानी ऐसे वातावरण में गलत समझे जाने का खतरा उठाकर, यानी मान लीजिए नामवर सिंह एक महान आलोचक हैं, तो उनको बदनामी का भी तो डर है, उनको भी तो खतरा है, उनको भी तो बदनामी होने का डर है कि लोग मेरे बारे में भी क्या कहेंगे। तो यानी कहने का तात्पर्य कहते हैं कि ऐसे वातावरण में गलत समझे जाने का खतरा भी है, फिर भी कहता है कि उठाकर, यानी वो खतरा उठाकर भी विशेष रूप से उन कविताओं की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं जो सीधे सीधे सामाजिक न होकर अपनी वायक्तिकता मतलब निजी, ठीक है, वायक्तिकता और आत्मपरकता के कारण लिरिक अथवा प्रगीत, लिरिक्स होता है ना किसी गीत का, लिरिक्स लिखा हुआ, तो कह रहा है कि आत्मपरकता के कारण लिरिक अथवा प्रगीत काव्य की कोटि में आती है। यानी लिरिक बोलिए या फिर प्रगीत बोलिए, ये किसकी कोटि में आती है? काव्य की कोटि में आती है। आज चर्चा के लिए इन प्रगीत धर्मी कविताओं को चुनने का एक कारण यह भी है कि समाज शास्त्रीय विश्लेषण अथवा सामाजिक व्याख्या के लिए सबसे कठिन चुनौती भी इन्हीं की ओर से मिलती है, यानी इन्हीं प्रगीत की ओर से ही मिलती है। कब? कहता है कि जब, कहता है एक कारण यह भी है कि जब समाज शास्त्रीय विश्लेषण अथवा सामाजिक व्याख्या के लिए, यानी सामाजिक व्याख्या जब हमको करना होगा, समाज के विषय में कुछ बोलना होगा, कुछ उसका डिटेल बताना होगा, तो कहता है कि व्याख्या के लिए सबसे कठिन चुनौती भी इन्हीं की ओर से मिलती है। अब आगे देखिए क्या है। कहता है कविता में जहां तक सामाजिक यथार्थ, यानी कविता में जहां तक सामाजिक यथार्थ मतलब समझते हैं सच्चाई, यथार्थ मतलब सच्चाई। कहता है यथार्थ और व्यापक जीवन के चित्रण का प्रश्न है सामान्यतः दृष्टि प्रबंध काव्यों और लंबी कविताओं की ओर ही जाती है। ध्यान से समझिए, कहता है सामान्यतः दृष्टि प्रबंध काव्यों और लंबी कविताओं की ओर ही जाती है, लेकिन आजकल लोग लंबी कविता पढ़ना तो दूर, देखना भी पसंद नहीं करते हैं। उनको शॉर्ट चाहिए, छोटा चाहिए। क्या कहता है, हम ही या आप ही कुछ कोई चैप्टर पढ़ते हैं, कोई मान लो बड़ा सा कविता है तो पहले कहते हैं दो इतना बड़ा कविता है कैसे पढ़ेंगे, देखेंगे पहले माथा खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब उतनी रुचि लोगों की इसमें है नहीं। अब रुचि है किसमें? रील को देखने में, रील को बनाने में, ठीक है। यानी अब इतना टाइम नहीं है किसी के पास कि लोग लंबा चौड़ा कविता को देखे, पढ़े और समझे। यही सच्चाई है, यही वास्तविकता है। तो मैथिली में 9th में पढ़े होंगे कि भानु के श्रद्धांजलि पाठ है, मतलब पाठ है
9वीं कक्षा में भानु के श्रद्धांजलि। मतलब ये पाठ है, आप लोग पढ़े होंगे, उसमें यही दिखाया गया है कि लोगों को आजकल फुर्सत नहीं कि आपका जिस दिन जन्मदिन होगा, जयंती होगा, हम मना लेंगे, लेकिन इतना फुर्सत नहीं हमको कि आपकी लंबी चौड़ी जो रचनाएं हैं उसको हम पढ़ें या किसी को पढ़ाएं या फिर किसी को आपके विषय में बताएं। इतनी फुर्सत हमको आज के इस आधुनिक युग में नहीं है। तो देख लो यहाँ पे कहता है कि प्रबंध काव्यों और लंबी कविताओं की ओर ही जाती है। ठीक है, प्रगीत धर्मी कविताएं न तो सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त है, यानी प्रगीत धर्मी कविताएं सामाजिक यथार्थ यानी सामाजिक सच्चाई को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त नहीं कर पाता, यानी पूर्ण रूप से दर्शा नहीं पाता। कहता है कि अभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त समझी जाती है। ठीक है, यानी नहीं समझी जाती है ये प्रगीत धर्मी कविता। कहता है न उनसे इसकी अपेक्षा की जाती है, क्योंकि सामान्य समझ के अनुसार वे अंततः नितांत वैयक्तिक और आत्मपरक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति मात्र है। स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श भी प्रबंध काव्य ही थे, क्योंकि प्रबंध काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है। यानी प्रबंध काव्य में जो है ना, मानव जीवन का संपूर्ण दृश्य जो है एकदम दर्शित हो जाता है। यानी प्रबंध काव्य, प्रबंध कविता जो आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि मानव जीवन की कोई ऐसी घटना है जो पूरा पूरा हमको समझ में आ रहा है। तो कहता है कि पूर्ण दृश्य होता है। सूर सागर भी, देखिए अभी सूरदास जी का चर्चा किए और उन्हीं का रचा हुआ ये जो है रचना है सूर सागर। कहता है सूर सागर भी उन्हें इसलिए परिसीमित लगा क्योंकि वह गीति काव्य है। कहता है आधुनिक कविता से उन्हें शिकायत भी नहीं इसलिए थी कि कला की पुकार के कारण यूरोप में प्रगीत मुक्तकों यानी लिरिक्स का ही चलन अधिक देखकर यहाँ भी उसी का जमाना यह बताकर कहा जाने लगा कि अब ऐसी लंबी कविताएं पढ़ने की किसी को फुर्सत कहाँ। अभी जस्ट हम यही बात न बताएं कि अभी इस युग में किसी को इतना फुर्सत नहीं है कि लंबा चौड़ा कविता कोई पढ़ेगा। यानी ये यूरोप की नीति है, ये यूरोप की जो है, यूरोप में ऐसा होता है छोटा छोटा लिरिक्स, और उसका नकल अब जो है इधर एशिया महादेश में यानी हम लोगों में करने लगा। ये यूरोप की है ये कला, और ये कला कहाँ आ गई? एशिया में। यानी हम लोग कहाँ कौन से महादेश में रहते हैं? एशिया महादेश में। तो देख लो यहाँ पे कहता है कि एशिया में ही नहीं आया, बहुत जगह गया है। तो यहाँ पे कहता है कि यूरोप में प्रगीत मुक्तकों लिरिक्स का ही चलन अधिक देखकर यहाँ भी यानी अपने तरफ उसी का जमाना यह बताकर कहा जाने लगा कि अब ऐसी लंबी कविताएं पढ़ने की किसी को फुर्सत कहाँ, जिनमें कुछ इतिवृत्ति भी मिला रहता हो। अब तो विशुद्ध काव्य की सामग्री जुटाकर सामने रख देनी चाहिए। जो छोटे छोटे प्रगीत, कैसे प्रगीत? छोटे छोटे प्रगीत मुक्तकों में ही संभव है। इस प्रकार काव्य में जीवन की अनेक परिस्थितियों की ओर ले जाने वाले प्रसंगों या आख्यानों की उद्भावना बंद सी हो गई। मतलब पहले क्या होता था ना कि काव्य के माध्यम से किसी घटना को किसी बात को रखा जाता था। जैसे मान लीजिए जिस टाइम में हम लोग गुलाम थे, तो जैसे मान लीजिए जेल में जो नेताओं को बंद कर दिया जाता था, बड़े बड़े क्रांतिकारी को बंद कर दिया जाता था, तो वो जेल में रह के ऐसी ऐसी रचना रचते थे और किसी न किसी तरह बाहर भेजते थे लोगों के बीच, प्रजाओं के जनता के बीच। और जनता जब वो पढ़ता था तो उसमें उबाल आ जाता था कि वो जेल के अंदर तो ऐसा ऐसा कारनामा हो रहा है। बोली में, शब्द में और कलम में बहुत ताकत है, आदमी को कहां से कहां तक पहुंचा देता है। इतनी ताकत होती है इस शब्दों में और कलमों में। तो देख लो ऐसे ऐसे करके लोगों में जो है ना आग जो है उत्पन्न करने का काम किया जा रहा था। लेकिन अब उतना फुर्सत लोगों को है कहाँ कि लोग पढ़े। तो यहाँ पे कहता है कि प्रगीत मुक्तकों में ही संभव है। इस प्रकार काव्य में जीवन की अनेक परिस्थितियों की ओर ले जाने वाले प्रसंगों या आख्यानों की उद्भावना अब लगता है कि बंद सी हो गई। इसलिए जो ही प्रसाद की शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, ठीक है, पोषणों की प्रतिध्वनि, प्रसाद से तात्पर्य हो गया जयशंकर प्रसाद, बहुत प्रसिद्ध रचनाकार, निबंधकार, बहुत ही प्रसिद्ध, कहते हैं बहुत बड़े लेखक थे। कहता है ज्यों ही प्रसाद की शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, ये उनकी रचना है। कहता है पोषणों की प्रतिध्वनि, प्रलय की छाया, ठीक है, प्रलय की छाया तथा कामायनी, जयशंकर प्रसाद की सबसे प्रसिद्ध रचना है कामायनी, इतनी प्रसिद्ध कि पूछो मत।
तो कहता है कि कामायनी और निराला की, निराला मतलब कौन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कहता है निराला की राम की शक्ति पूजा तथा तुलसी दास जैसे आख्यानक काव्य सामने आए तो आचार्य शुक्ल ने संतोष व्यक्त किया। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल को लगा कि ओ अब ये रचनाएं, मतलब ऐसी रचनाएं होनी चाहिए। मैं स्वीकार करना चाहता हूं कि 15 वर्ष पहले कविता के नए प्रतिमान में कविता के प्रतिमान का व्यापकता प्रदान करने के लिए जब मैंने मुक्ति बोध की लंबी कविताओं, आगे है आपके इसी हिंदी में मुक्ति बोध की कविता है सबसे अंत में, ठीक है। कहता है मुक्ति बोध की लंबी कविताओं जैसी वस्तुपरक नाट्य धर्मी कविताओं, नाट्य धर्मी मतलब है तो कविता, लेकिन लगेगा कि नाटक का कुछ झलक उसमें प्राप्त होता है, पीछे सबसे पीछे है काव्यखंड में, ठीक है। तो कहता है कि नाट्य धर्मी कविताओं को भी विचार की सीमा न ले जाने के लिए आग्रह किया था। अभी पढ़ लीजिए, बाद में देखिएगा, देखना हो तो लिस्ट पे जाइए तब मिलेगा, इसे पेज पलटने से नहीं मिलता है, खोजने का भी तरीका होता है, लिस्ट में जाइए ना उसमें, तब देखिए मुक्ति बोध राइटर देखिए कहीं पे मुक्ति बोध मिला। अब देखिए कहता है कि पढ़ लीजिए, अब कहता है कि लंबी कविताओं जैसी वस्तुपरक नाट्य धर्मी कविता कौन, मुक्ति बोध। कहता है को भी विचार की सीमा में ले जाने के लिए आग्रह किया था। तो आत्मपरक प्रगीत धर्मी छोटी कविताओं में निहित सामाजिक सार्थकता की संभावनाओं का पूरा एहसास न था। उसमें आप पढ़ेंगे जन जन का चेहरा एक में कि कैसे उतना ही बड़ा कविता में है, थोड़ा लंबा, सब कुछ दर्शा दिया है उन्होंने, सब कुछ, हाँ सब कुछ दर्शा दिया है। एक एक देश से लेके, क्षेत्र से लेके राज, घर और देश तक पूरी घटनाओं को दर्शा दिया है कि कैसे हर चेहरा का क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, कैसे सब अपना जीवन काटता है, मतलब उतना ही बड़ा में एक नाटक की तरह। तो ये होता था पहले, अब तो प्रगीत है, छोटा छोटा लिरिक्स है, लोग को वही अच्छा लगता है, समझ में आए चाहे नहीं आए। तो यहाँ पे कहता है सामाजिक सार्थकता की संभावनाओं का पूरा एहसास न था, लेकिन इस बात में न तब संदेह था और न अब संदेह है कि नई कविता के अंदर आत्मपरक कविताओं की एक ऐसी प्रबल प्रवृत्ति थी जो या तो समाज निरपेक्ष थी या फिर जिसकी सामाजिक अर्थवत्ता सीमित थी, विस्तार नहीं थी, क्या थी, सीमित थी। कहता है इसलिए इन सीमित अर्थ भूमि वाली कविताओं के आधार पर निर्मित एकांकी एवं अपर्याप्त काव्य सिद्धांत के दायरे को तोड़कर एक व्यापक काव्य सिद्धांत की स्थापना के लिए मुक्ति बोध की कविताओं का समावेश ऐतिहासिक आवश्यकता थी। किंतु इसके बाद भी कहता है ऐसी अनेक आत्मपरक प्रगीत धर्मी छोटी छोटी कविताएं बची रहती है जो अपनी सामाजिक अर्थवत्ता के कारण उस काव्य सिद्धांत को व्यापक बनाने में समर्थ है। अब कहता है इस दिशा में पुनर्विचार, यानी इस दिशा में फिर से विचार के लिए सच पूछिए तो मुझे सबसे पहले प्रेरणा स्वयं मुक्ति बोध के काव्य से ही मिली। नामवर सिंह कह रहे हैं कि सच पूछिए तो हमको जो है प्रेरणा अगर किसी से मिली, यानी मुझे किसी से अगर प्रेरणा मिली तो मुक्ति बोध के कविता से प्रेरणा मिली, क्योंकि उनकी कविता कैसी होती थी, नाट्य धर्मी कविता। उसके बाद कहता है कि मुक्ति बोध ने सिर्फ लंबी कविताएं ही नहीं लिखी, उनकी अनेक कविताएं छोटी भी है और छोटी होने के बावजूद लंबी कविताओं से किसी कदर कम सार्थक नहीं। यानी कई बार होता है ना कि छोटा छोटा कविता है तो अर्थ नहीं है, कई बार होता है कि छोटा ही कविता है लेकिन सारा का सारा अर्थ उसमें समाहित होता है। जैसे आगे पढ़ेंगे, एक चैप्टर है इसी में उषा, इतने वो कविता है, हाँ उषा, और उसमें सब कुछ वर्णन है। जैसे आपने सूरदास का ही पढ़ा, 2 पद है, छोटा छोटा पद है, लेकिन सारा वर्णन है कि नहीं, ऐसा होना चाहिए। कविताएं वो पद में है लेकिन वर्णन तो है, सारा कृष्ण का जन्म से लेके और युवा अवस्था तक की सारी जो है एकदम वर्णन है बढ़िया से। तो ये होना चाहिए कविता में कि अर्थ होना चाहिए, बड़ा हो या छोटा, ये नहीं कि बड़ा सा है कोई अर्थ ही नहीं निकला, छोटा है करबक, बढ़िया लगा पढ़ने में तो देख लो, बढ़िया लगा क्योंकि उसमें अर्थ का कुछ अर्थ निकलता है, सॉरी एक एक पंक्ति का, शब्दों का कोई ना कोई अर्थ निकलता है। ऐतिहासिक घटना उस कविता में है कि नहीं, इतिहास की बातें उस कविता में है। ये राजा रतन सेन, पद्मावती, अलाउद्दीन खिलजी, राघव चेतन, तुमको इतिहास में मिलेगा, और वो चीज हम पढ़े कहाँ पे, कविता में, तो अच्छा क्यों नहीं लगेगा।
तो ये होना चाहिए। तो यहाँ पे कहता है कि मुक्तिबोध ने सिर्फ लंबी कविताएं ही नहीं लिखी, उनकी अनेक कविताएं छोटी भी है और छोटी होने के बावजूद लंबी कविताओं से किसी कदर कम सार्थक नहीं है। ये कविताएं अपने रचना विन्यास में प्रगीत धर्मी है। कहता है कि अपने रचना विन्यास में प्रगीत धर्मी है। ठीक है, ये जो छोटी छोटी कविताएं हैं, कहता है किसी किसी के मत में तो नाटकीय रूप के बावजूद मुक्तिबोध की काव्य भूमि मुख्यतः प्रगीत भूमि है। कहता है इसमें कोई शक नहीं कि मुक्तिबोध का, कहता है कि मुक्तिबोध का समूचा काव्य मूलतः आत्म परक है, तीव्रतम रूप में, एकदम तीव्र रूप में। कहता है रचना विन्यास में कहीं वह पूर्णतः नाट्य धर्मी है, कहीं नाटकीय एकालाप है, कहीं नाटकीय प्रगीत है, कहीं शुद्ध प्रगीत भी है, जैसे सहर्ष स्वीकारा है। ठीक है, कहता है जैसे सहर्ष स्वीकारा है, ये आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है उसमें। कहता है अथवा मैं तुम लोगों से दूर हूं, ये इनकी रचना है, मैं तुम लोगों से दूर हूं। लेखक ने नामवर सिंह ने उदाहरण दिया है कि किसमें ये सब सारा गुण है, कि कहीं नाटकीय प्रगीत है तो कहीं शुद्ध प्रगीत है, कहीं नाटकीय एकालाप है। ये गुण किसमें है? तो सहर्ष स्वीकारा है और मैं तुम लोगों से दूर हूं। जैसा कि कवि ने एक जगह स्वयं लिखा है कि निस्संदेह उसमें कथा केवल आभास है, नाटकीयता केवल मारीचिका है। विशुद्ध आत्मगत काव्य है, जहां नाटकीयता है वहां भी कविता के भीतर की सारी नाटकीयता वस्तुतः भावों की है, भाव अंदर से जो भावनाएं निकलती है। कहता है भावों की है, जहां नाटकीय है वहां भी कविता के भीतर की सारी नाटकीयता वस्तुतः भावों की गतिमयता है, क्योंकि वहां जीवन यथार्थ केवल भाव बनकर प्रस्तुत होता है। सही बात है कि कविताओं में जीवन का यथार्थ यानी जीवन की सच्चाई भाव बन के प्रकट होता है। अब आपने अभी कहा कि मैडम जी मुझे कविता बहुत अच्छा लगा, सॉरी क्या कहते हैं, कड़बक पढ़ने में, तो भाव ही तो है। कोई नाटक आप देखा आपने तो नहीं कि ऐसे युद्ध हुआ, ऐसे ये हारा, या पद्मावती सुंदर थी, या ऐसे हो गया अलाउद्दीन खिलजी, आपने देखा तो नहीं, बस आप पढ़ रहे हैं और पढ़ के भाव से उसको क्या कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं कि ऐसे 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 हुआ होगा। तो क्या हुआ कि वो क्या होती है, यहाँ पे क्या कर रहा है, केवल भाव बनकर प्रस्तुत होता है। भाव से लगता है क्या कि सब कुछ सामने जैसे घटित हो रहा है, तब भावों का खेल होता है काव्यों में। तो कहता है कि या बिंब बनकर या विचार बनकर, या फिर विचार, हम उस पर विचार करते हैं, सोचते हैं कि ऐसा हो रहा होगा, सॉरी ऐसा हुआ होगा, है ना। कृष्ण को देखते हैं कि खाता है, बदमाशी करता है, कुछ खाता है, कुछ गिराता है, उसके बाद क्या, खाने के बाद पिता के मुंह में भी खिलाने की कोशिश करता है। तो हम देखे तो नहीं, बस हम सोचते हैं कि ऐसे हुआ होगा, हम अनुभव करते हैं, भाव उत्पन्न हो जाता है मन में। तो ये कविता काव्य भाव है, विचार है। कहता है कि इस प्रकार यह आत्मपरकता अथवा भावमयता मुक्तिबोध की सीमा नहीं बल्कि शक्ति है, जो उनकी प्रत्येक कविता को गति और ऊर्जा प्रदान करती है। कहता है इस गति और ऊर्जा का मूल स्रोत है इस काव्य के प्रगीत नाटक का व्यक्तित्व। यह नई कविता के उन प्रगीत नायकों से एकदम भिन्न है जिसके अंतःकरण का आयतन संक्षिप्त है। ठीक, अब कहता कहने की आवश्यकता नहीं कि ये आत्मप्रक प्रगीत भी नाट्य धर्मी लंबी कविताओं के सदृश ही यथार्थ को प्रतिध्वनि करते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ वस्तुगत यथार्थ को अंतर जगत उस मात्रा में भुला लेता है जितनी उसकी यथार्थ की इंद्रिय कहता है उद्बुद्धता के लिए आवश्यक है। इस प्रकार एक प्रगीत धर्मी कविताओं में वस्तुगत यथार्थ अपनी चरम आत्म परकता के रूप में ही व्यक्त हो पाता है। आगे कह रहा है कि मुक्तिबोध की आत्मपरक छोटी कविताओं में निहित सामाजिक सार्थकता का बोध स्वभावतः हमारा ध्यान उन्हीं के समान धर्मी एक अन्य कवि त्रिलोचन की ओर ले जाता है, जिन्होंने कुछ चरित्र के केंद्रित लंबी वर्णनात्मक कविताओं के बावजूद ज्यादातर सोनेट और गीत ही लिखे हैं। कौन? सोनेट और गीत कौन लिखे हैं? त्रिलोचन जी, बहुत बड़े राइटर थे। तो कहता है कि ज्यादातर सोनेट और गीत ही लिखे हैं। कहने के लिए तो ये प्रगीत है, लेकिन जीवन जगत और प्रकृति के जितने रंग बिरंगे चित्र त्रिलोचन के काव्य संसार में मिलते हैं वे अन्यत्र दुर्लभ है। देख लो, वो भी प्रगीत लिखते हैं, सोनेट छोटा छोटा, लेकिन उसमें जो है आपको जीवन के बारे में, जगत के बारे में और प्रकृति के बारे में सब कुछ आपको प्राप्त
हो जाएगा। कहता है त्रिलोचन के काव्य संसार में मिलते हैं जो अन्यत्र मिलना दुर्लभ है, किंतु इन जो है भास्वर चित्रों को अंततः जीवंत बनाने वाला प्रगीत नाट्य का एक अनूठा व्यक्तित्व है, जिसका स्पष्ट चित्र उस जनपद का कवि हूँ संग्रह के उन आत्मपरक सोनेटों में मिलता है। कहता है वही त्रिलोचन है, वह जिनके तन पर गंदे कपड़े हैं, जैसे आत्मचित्र वस्तुतः एक प्रगीत नायक की निर्वैयक्तिक कल्प सृष्टि है, जिनसे कहता है कि नितांत कहता है वैयक्तिकता के बीच भी एक प्रतिनिधि चरित्र से परिचय की अनुभूति होती है। यदि ऐसे आत्मपरक प्रगीत सामाजिक यथार्थ यानी सामाजिक सच्चाई की दृष्टि से अप्रासंगिक माने जाएंगे तो फिर हिंदी कविता की स्थिति विपन्न ही कहलाएगी, तब तो हिंदी कविता को कोई पूछेगा भी नहीं। अब कहता है कि प्रसंग बस यही नागार्जुन का भी स्मरण किया जा सकता है। नागार्जुन 10वां में आप लोग पढ़े थे नागार्जुन का चैप्टर, तो कहता है कि नागार्जुन का भी स्मरण किया जा सकता है, जिनकी बहिर्मुखी आक्रामक काव्य। नागार्जुन ऐसे कवि ऐसे राइटर थे ना जो वो मतलब डरते नहीं थे किसी से, जैसे कबीरदास जी जो बोलना होता था खुल के बोलते थे, डरते नहीं थे कि हम बोलेंगे तो लोग क्या सोचेगा, लोग हम क्या कहेंगे। नागार्जुन भी ऐसे ही थे। तो कहता है कि नागार्जुन का भी स्मरण किया जा सकता है, जिनकी बहिर्मुखी आक्रामक काव्य, आक्रामक एकदम आक्रामक काव्य होता था, खुल के जो है विरोध करते थे किसी भी विषय वस्तु को लेके। कहता है प्रतिभा के बीच आत्मपरक प्रगीतात्मक अभिव्यक्ति के क्षण कम ही आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो उनकी विकट तीव्रता प्रगीतों के परिचित संसार को एक झटके से छिन्न भिन्न कर देती है। फिर चाहे वह तन गई रीढ़ जैसी प्रेम तथा ममता की नितांत निजी अनुभूति हो, चाहे जेल के सिंखचों से सिर टिकाए चलने वाला अनुचिंतन और अनुताप। नागार्जुन के काव्य संसार के प्रगीत नायक का निष्कवच फक्कर व्यक्तित्व उनके प्रगीतों को विशिष्ट रंग तो देता ही है, निश्चित सामाजिक अर्थ भी ध्वनित करता है। कहने का तात्पर्य क्या कि सामाजिक अर्थ को भी ध्वनित करता है, मतलब क्या समाज में जो घटनाएं घटित हो रही है वो काव्य के माध्यम से, रचना के माध्यम से इस तरह वर्णन करते हैं कि समाज की एक एक घटनाएं जिसे लगता है कि एक के बाद एक घटित हो रहा है, हमको पता चल जाता है सिर्फ भाव और विचार के द्वारा। कविता में कुछ दिखता नहीं है, बस हम भाव अनुभव कर करके एक एक चीज को महसूस करते हैं। तो कहता है एक एक चीज क्या हो जाता है, जो है वो अर्थ जो है ध्वनित हो जाता है, यानी नागार्जुन की रचना में। अब आगे कहता है प्रगीत काव्य के प्रसंग में मुक्ति बोध त्रिलोचन और नागार्जुन के उल्लेख से यदि कुछ लोगों की भौहें उठे यानी गुस्सा से रहे या तने, तो इसका कारण सिर्फ यह होगा कि यह एक नया प्रगीत धर्मी कवि व्यक्तित्व है, चीर परिचित प्रतिमा से नितांत भिन्न, अपनी वैयक्तिकता में विशिष्ट और सामाजिकता में सामान्य। वैयक्तिकता में विशेष और सामाजिकता में समान, अपने रूप में अंदर अपने में अकेले में क्या है वो वही जानता है, लेकिन जब सामाजिकता में आए तो सामान्य बन जाता है, एकदम नॉर्मल, एकदम सरल इंसान। तो कहता है कि व्यक्तिवादी न होते हुए भी व्यक्ति विशिष्ट, अपने समाज से लड़ते हुए भी सामाजिक दुनियादार न होते हुए भी इस दुनिया का, कहता है ये नए प्रगीत इसी नए व्यक्तित्व से संभव हो सके हैं। इस नए प्रगीत धर्मी कवि व्यक्तित्व के समकालीन विकास की दशाओं पर कहता है दृष्टिपात करने से पूर्व एक बार हिंदी कविता के इतिहास में प्रगीत धर्मी कविताओं की सामाजिक भूमिका का सिंह अवलोकन कर लेना अप्रासंगिक न होगा, यानी ज्यादा विचारणीय न होगा। कहता है कितनी बड़ी विडंबना है, कहते हैं कि कितनी बड़ी विडंबना है कि जिस साहित्य में काव्योत्कर्ष के मानदंड प्रबंध काव्यों के आधार पर बने हो और जहां प्रबंध काव्य को ही व्यापक जीवन के प्रतिबिंब के रूप में स्वीकार किया गया हो, उसकी कविता का इतिहास मुख्यतः प्रगीत मुक्तकों का है। सही बात है। कहता है कि प्रबंध काव्य कविता का इतिहास प्रगीत मुक्तकों का है, यानी उससे ये निकला हुआ है, छोटी से लंबी। अब देखो कहता है यानी उसी को विस्तार कर दिया गया है। कहता है प्रगीत मुक्तकों का है, यही नहीं बल्कि गीतों ने ही जनमानस को बदलने में क्रांतिकारी भूमिका अदा की है। बात तो सही है। आप तो कोई काम भी कर रहे होते हैं, थक जाते हैं तो गाना बजा दीजिए, मस्ती में काम करते रहिए, पता ही नहीं चलता। तो देख लीजिए
तो यहाँ पे वही कहता है कि ये जो प्रगीत होता है, कहता है गीतों ने ही तो जनमानस को बदलने में क्रांतिकारी भूमिका अदा की है। ठीक, कहता है रामचरितमानस की महिमा से किसी को इनकार नहीं। राम, वो जो गीत सुनते हैं, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहुस दशरथ अजर बिहारी, जैसे लव कुश जो जब गाते हैं, कथा सुनाते गीत है ना, हम कथा सुनाते राम सकल गुणधाम की, ये पुण्य भूमि है, ऐसे ही कुछ है, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य, कुछ इसी तरह है। मतलब वो जो तुम सुन लो तो लगेगा क्या कि सारा भगवान रामचंद्र जी का शुरू से लेके अंत तक का सारा वर्णन है उसमें। तो देख लो, प्रगीत का खेल देख लो कि लोगों में एकदम क्रांतिकारी ला दिया। गीत के माध्यम से ही लोग सब कुछ जान लेता है। तो यहाँ पे कहता है कि बल्कि गीतों ने ही जनमानस को जो है बदलने में क्रांतिकारी भूमिका अदा की है। रामचरितमानस की महिमा किसी से जो है किसी को इनकार नहीं, लेकिन विनय पत्रिका के एक पद व्यक्ति का अरण्य रोदन मात्र नहीं है। कहता यह तो मानस के मर्मी भी मानते हैं कि तुलसी के विनय के पदों में, आप तुलसी का जो विनय पद है उसी से थोड़ा सा लिया गया है जो आप पढ़े थे, कि विनय ही करता है उसमें माता सीता को कि मेरी जो है दुर्दशा, मेरी जो कहानी है, मेरी जो दुख है, आप मेरे प्रभु तक क्या करिए, किसी तरह पहुंचा दीजिए। वो विनय पत्रिका से ही संकलित है। तो देख लो छोटे छोटे पदों में कितना सारा घटना जो है हमको प्राप्त हो जाता है। तो कहता है कि पदों में पूरे युग की वेदना व्यक्त हुई है और उनकी चरम वैयक्तिकता ही परम सामाजिकता है। तुलसी के अलावा कबीर, सूर, मीरा, नानक, रैदास आदि अधिकांश संतों ने प्रायः दोहे और गेय पद ही लिखे हैं। यदि विद्यापति को, कहता है कि यदि विद्यापति को हिंदी का पहला कवि माना जाए, कहाँ गए थे विद्यापति? मधुबनी जिला के बिस्फी गांव के, अपने मधुबनी जिला के, अपने क्षेत्र के, देख लो जी बिस्फी। कहता है कि मधुबनी जिला के बिस्फी के, देख लो कि काव्य जगत में उनको सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, खास करके मैथिली काव्य जगत में। तो कहता है हिंदी का पहला कवि अगर माना जाए तो हिंदी कविता का उदय ही गीतों से हुआ है। गीत से ही हिंदी कविता का उदय हुआ है। देख लो, कहता है जिसका विकास आगे चलकर संतों और भक्तों की वाणी में हुआ है। सूरदास जी तो गा के ही जो है गाते थे, कोई उसको क्या कर लेता था, नोट कर लेता था। उन्होंने लिखा नहीं, अंधे थे, गाते थे, अंतर आत्मा से जो है वो गाते थे। कृष्ण जी को कभी देखे नहीं थे और गाते थे, और दूसरा पुजारी इसको क्या कर लेता था, नोट कर लेता था। बताओ, तो ये चमत्कार है गीत में, प्रगीत में। कहता है कि जिसका विकास आगे चलकर संतों और भक्तों की वाणी में हुआ। गीतों के साथ हिंदी कविता का उदय कोई सामान्य घटना नहीं बल्कि एक नई प्रगीतात्मक लिरिक्स, कहता लिरिसिज्म के विस्फोट का ऐतिहासिक क्षण है, जिसके धमाके से मध्ययुगीन भारतीय समाज की रूढ़ी जर्जर दीवारें हिल उठी और साथ ही जिसकी माधुरी सामान्य जन के लिए संजीवनी सिद्ध हुई। यानी ये गीत संजीवनी सिद्ध हुई। कहता है कहने की आवश्यकता नहीं कि लोक भाषा की परिष्कृत प्रगीतात्मकता का यह उन्मेष भारतीय साहित्य की अभूतपूर्व घटना है। यानी भारतीय साहित्य की अभूतपूर्व घटना से तात्पर्य कि ये भारतीय साहित्य का उत्पन्न हुआ तो सिर्फ और सिर्फ गीतों से। आगे कहता है कि जिसकी अभिव्यक्ति हिंदी के साथ ही भारत की सभी आधुनिक भाषाओं में लगभग साथ साथ हुई। आगे कहता है कि प्रगीतात्मकता का दूसरा उन्मेष 20वीं सदी में रोमांटिक उत्थान, 20वीं सदी में रोमांटिक उत्थान, यानी रोमांटिक विषय वस्तु पे जो रचा गया हो। कहता है रोमांटिक उत्थान के साथ हुआ जिसका संबंध भारत के राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष से है। भक्ति काव्य से भिन्न इस रोमांटिक प्रगीतात्मकता के मूल में एक नया व्यक्तिवाद है, जहां समाज के बहिष्कार के द्वारा ही व्यक्ति अपनी सामाजिकता प्रमाणित करता है। इन रोमांटिक प्रगीतों में भक्ति काव्य जैसी तन्मयता भले न हो, किंतु आत्मीयता और ऐन्द्रियता कहीं अधिक है। तो कहता है ऐन्द्रियता कहीं अधिक है। उल्लेखनीय है कि इस दौरान सीधे साधे राष्ट्रीयता संबंधी विचारों तथा भावों को काव्य रूप देने वाले मैथिली शरण गुप्त,
बहुत ही बड़े जो है रचनाकार, बहुत बड़े कवि। मैथिली शरण गुप्त जैसे राष्ट्र कवि, उनको राष्ट्र कवि का दर्जा रामधारी सिंह दिनकर के अलावा मैथिली शरण गुप्त जी को भी है। इनकी भी कविताएं ऐसी ही होती थी, तो मतलब देशभक्ति टाइप की। तो कहता है राष्ट्र कवि भी हुए और अधिकांशतः उन्होंने प्रबंधात्मक काव्य ही लिखे, जिन्हें उस समय ज्यादा सामाजिक माना गया, लेकिन प्रबुद्ध जनों को जल्द ही उस सच्चाई का एहसास हो गया कि असामाजिक प्रतीत होने वाले रोमांटिक प्रगीत उस युग की चेतना को कहीं अधिक गहराई से वाणी दे रहे हैं और उनकी असामाजिकता में ही सच्ची सामाजिकता है। आलोचकों की दृष्टि में सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता का आरंभ यही है जिसका आधार है समाज के विरुद्ध व्यक्ति। इस प्रकार प्रगीतात्मकता का अर्थ हुआ एकांत संगीत। एकांत संगीत अथवा अकेले कंठ की पुकार। कोई गाता है तो अकेले में गाता है या कोरस के साथ गाएगा। तो कहता है कि एकांत संगीत अथवा अकेले कंठ की पुकार प्रगीतात्मकता की यह धारणा इतनी बद्धमूल हो गई कि आज भी प्रगीत के रूप में प्रायः उसी कविता को स्वीकार किया जाता है जो नितांत वैयक्तिक और आत्मपरक। बात तो सही है, जो नितांत वैयक्तिक होगा या आत्मपरक होगा उसी को जो है स्वीकार किया जाता है। क्योंकि इस प्रकार के व्यक्तिवाद को जन्म देने वाली औद्योगिक पूंजीवादी समाज व्यवस्था समाप्त होने की जगह और भी विकसित हो रही है। इसलिए फिलहाल प्रगीत कविता की इस मानसिक धारणा से छुटकारा संभव नहीं, यानी संभव नहीं है कि हमको उससे छुटकारा मिल जाए। आगे कहता है कि निश्चय ही इस स्थिति में कुछ परिवर्तन घटित हुआ है, फलतः कवि की मानसिकता भी बदली है। व्यक्ति बनाम समाज जैसे सरल द्वंद्व का स्थान, कहता है कि स्थान समाज के अपने अंतर विरोधों ने ले लिया है। व्यक्तिवाद उतना आश्वस्त नहीं रहा, स्वयं व्यक्ति के अंदर भी कहता है कि अंतर संघर्ष पैदा हुआ। विद्रोह का स्थान आत्म विडंबना ने घेर लिया। इस प्रकार प्रगीतात्मकता विडंबनाग्रस्त हुई और कहता है उसके रचना विन्यास में पेचीदगी आई। आत्मपरकता कदाचित और बढ़ी, यानी बढ़ती गई। कहता है कदाचित बढ़ती गई। कहता है इसके साथ ही आत्मेत्तर का दबाव भी और तथाकथित नई कविता की प्रगीतात्मकता में आए नए मोड़ों और मरोड़ों को इसी आलोचक में समझा जा सकता है, यानी इसी आलोचना में समझा जा सकता है। इस प्रसंग में मुझे शमशेर जी की 1941 की लिखी एक कविता याद आ रही है, जिसे संयोग से उन दिनों काशी में एक शाम उन्हीं के मुख से सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कविता इस प्रकार है, देखिए अब कविता क्या है। शमशेर जी की 1941 की लिखी हुई एक कविता। कहता है कि लेकर सीधा नारा कौन पुकारा, अंतिम आशाओं की संध्याओं से पलके, हल्ला मत करिए, पलके डूबी ही सी थी पर अभी नहीं कोई सुनता सा था मुझे कहीं। ठीक है, अब आगे कह रहा है, पता है पढ़ किसने यह सातों सागर के पार, एकाकीपन से ही मानो हार। कहता है एकाकी उठ मुझे पुकारा कई बार अर्थात कई बार पुकारा। मैं समाज तो नहीं, न मैं कुल जीवन, कण समूह में हूं मैं केवल एक कण, यानी कण समूहों में बस एक कण हूं। कौन सहारा मेरा कौन सहारा। देख लीजिए कविता कितनी अच्छी है। आगे कहता है कि आज दोबारा इस कविता को पढ़ते हुए मुझे थियोडोर एनोडो का एक वाक्य याद आ रहा है, जिसका भाव यह है कि कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकाकीपन में मानवता की आवाज, ठीक है, कहता है सुन सकता है। मैं इस कविता की व्याख्या करने का साहस न करूंगा, लेकिन यहाँ समाज के उस दबाव को भी महसूस किया जा सकता है। कहता है और अपने अकेले होने की विडंबना को भी, और यही वे बिंदु है जो इस कविता की निराशा को बच्चन जैसे कवियों की सरल सपाट निराशा से अलग करते हुए एक गहरी सामाजिक सच्चाई को व्यक्त करते हैं। बच्चन यानी आपको हो गया हरिवंश राय बच्चन, यानी हरिवंश राय मतलब जो अमिताभ बच्चन जी के पिता थे, बहुत बड़े कवि थे। कहता है कि इस सांसद की स्थिति से उबरने का एक उपाय तो वह है जिसे एक समय के प्रगतिवाद ने सुझाया था, अंदर से एकदम बाहर निकलकर जनता के पास, यानी एकदम बाहर निकलकर ज्यों का त्यों जनता के पास।
आगे कहता है कि जाना निस्संदेह कुछ लोगों ने यह रास्ता अपनाया भी, यहाँ तक कि शमशेर जी भी कभी कभी उस रास्ते चल पड़ते थे। परिणाम कविता नितांत सामाजिक हो गई और जिस हद तक हुई उस हद तक प्रगीतात्मकता से ही नहीं बल्कि कवित्व से भी वंचित हुई। जल्द ही रघुवीर सहाय के शब्दों में कवि ने यदि वह संवेदनशील हुआ तो अनुभव किया कि बाहर बाहर जाते जाते अब अपना मन खाली है। देख लो कि बाहर बाहर जाते जाते अब अपना मन क्या है, खाली है। कहता है इस अनुभव के बाद या तो फिर वही अंतर गुहावास या फिर आत्म संघर्ष, यानी अंदर से संघर्ष करते हुए। कहता है नई कविता के अनेक कवियों ने अंतर गुहावास का रास्ता अपनाया तो मुक्ति बोध ने आत्म संघर्ष का रास्ता जो है अपनाया, जो उन्हें प्रायः वही संघर्ष में भी झोंकता रहा। एक में प्रगीतात्मकता सीमित हुई तो दूसरे में प्रगीतात्मकता के कुछ नए आयाम उद्घाटित हुए। देख लीजिए, एक में सीमित हुई तो एक में उद्घाटित हुए। कहता कहने की आवश्यकता नहीं कि इन दो छोरों के बीच तथा इनके अलावा और भी अनेक स्थितियां रही जिनके ब्यौरे में जाने का समय संप्रति नहीं है। प्रसंगवश इतना ही कहना काफी होगा कि अभी कुछ साल पहले एक दशक ऐसा फिर आया था जब अनेक कवि अपने अंदर का दरवाजा तोड़कर एकदम बाहर निकल आए थे और व्यवस्था के विरोध के जुनून में उन्होंने ढेर सारी सामाजिक कविताएं लिख डाली थी। यानी एक समय ऐसा भी आया था, कहता है जिन्हें देखकर कविता को भी शर्म आए। गनीमत है कि वह दौर जल्द ही खत्म हो गया। यानी लेखक कह रहे हैं कि गनीमत है कि वह दौर फटाफट क्या हो गया, खत्म हो गया। पिछले 5 वर्षों से हिंदी कविता के वातावरण में फिर कुछ परिवर्तन के लक्षण जो है दिखाई पड़ रहे हैं। यह परिवर्तन न बहुत बड़ा है न क्रांतिकारी ही, न तो उसमें कोई बड़ा कोई कारण है न कोई क्रांतिकारी रूप है, लेकिन कविता की पुनः प्रतिष्ठा, प्रत्यय विज्ञान अथवा त्यास्वस्ति जैसे कुछ अवश्य है। संयोग से यह परिवर्तन इधर जो है कहता है इधर उभरने वाली एक युवा पीढ़ी के कवियों के द्वारा घटित हुआ है, लेकिन इसमें पहले की पीढ़ी के कवियों के किंचित बदले हुए स्वर का भी योगदान है। यानी पहले के जो पीढ़ी के कवि थे कहता उससे किंचित यानी थोड़ा सा बदला हुआ स्वर का भी योगदान है। इसे मैं एक नई प्रगीतात्मकता का उभार कहना चाहूंगा। आज कवि को न तो अपने अंदर झांक कर देखने में संकोच है न बाहर के यथार्थ का सामना करने में कोई हिचक है। यानी जो करते हैं खुले दिल से कहते हैं, बाहर का भी जो यथार्थ है, बाहर की जो सच्चाई है कहता है उसका सामना करने में कोई हिचक नहीं। कहता है अंदर न तो किसी असंदिग्ध विश्व दृष्टि का मजबूत खूंटा गाड़ने की जिद है और न बाहर व्यवस्था को एक विराट पहाड़ के रूप में आंकने की हवस। बाहर छोटी से छोटी घटना, स्थिति, वस्तु आदि पर नजर है और कोशिश है उसे अर्थ देने की। क्या देने की? अर्थ देने की। कहता है इसी प्रकार बाहर की प्रतिक्रिया स्वरूप अंदर उठने वाली छोटी से छोटी लहर को भी पकड़कर उसे शब्दों में बांध लेने का क्या है? उत्साह है। अब यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि न रोमांटिक ढंग का व्यक्तिवादी विद्रोह संभव है और न ही अपने अंदर सिमट कर मानसिक जुगाली करने में ही निष्कृति है। तथा गरज की एक नए स्तर पर कवि व्यक्ति अपने और समाज के बीच के रिश्ते को साधने की कोशिश कर रहा है और इस प्रक्रिया में जो व्यक्तित्व बनता दिखाई दे रहा है वह निश्चित ही नए ढंग की प्रगीतात्मकता के उभार का संकेत है। कहने की आवश्यकता नहीं कि यह रोमांटिक गीतों की वापसी नहीं है और न ही कविता को नितांत वैयक्तिक मोड़ देने की कोई साजिश। यानी इसका अर्थ कि उन आत्मपरक कविताओं की ओर आलोचक की वापसी भी नहीं है। यानी आलोचक की भी कोई वापसी नहीं है कि जिसे पहले मुक्ति बोध ने एक साहित्य की डायरी में और फिर मैंने कविता के नए प्रतिमान में, यानी कविता के नए प्रतिमान में किसने? नामवर सिंह ने कहता है जरीभूत सौंदर्य अनुभूति के रूप में तिरस्कृत किया था। कहता है जरूरी नहीं कि यह प्रगीतात्मकता छंदों की ओर लौटकर ही अपनी विशिष्टता प्रमाणित करे। और फिर आगे कह रहा है कि इधर की कविताओं से धीरे धीरे यह बात पुष्ट होती जा रही है कि मिथ कथन, ठीक है, कहता है मिथ कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है और ठंडे स्वर की तासीर भी कभी कभी
काफी गर्म होती है। यदि सिर्फ 2 ठोस उदाहरणों से अपनी बात स्पष्ट करनी हो तो, कितनी 2 ठोस उदाहरणों से अपनी बात स्पष्ट करनी हो तो इस नई प्रगीतात्मकता का एक पहलू केदारनाथ सिंह, यानी बहुत बड़े राइटर हैं, बहुत बड़े कवि हैं, कथा केदारनाथ सिंह की इस कविता से व्यक्त होता है। अब देखिए क्या है ये कविता। कथा, उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए मैंने सोचा दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, जो कि गर्म और सुंदर नहीं है। कथा और दूसरा पहलू शरद विल्लोरे की तय तो यही था। कविता की इन अंतिम पंक्तियों से हार कर मैं समूचा तराजू पर ही चढ़ गया। आसमान से फूल नहीं बरसे, कबूतर ने कोई दूसरा रूप नहीं लिया, और मैंने देखा कि बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है। तो मुझे विश्वास है कि ये चैप्टर आप लोगों को बहुत ही अच्छे ढंग से जो है समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो यानी ये पढ़ाई, ये क्लास आपको थोड़ी सी भी समझ में आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।